हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस एसएसटी का सैम्पल पेपर। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखिएगा और आंसर भी सुनिएगा। तो सेक्शन ए जो है उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है मरियाना ट्रेंच। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको काफ़ी सारी वहाँ पे मिलेंगी। हु रोट हर्षवर्धन्स ऑटोबायोग्राफी। तो हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? तो इसका आंसर है बाणभट्ट। हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 3 components ऑफ मैप। मैप के 3 components कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी मैप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द तमिल रीजन In the Tamil region, what is the name given to the large landowners? Large landowners को तमिल के इलाके में क्या बोला जाता है? तो वेल्लावर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वर्क ऑफ पुलिस। पुलिस का क्या काम होता है? इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तीनों के तीनों ही काम होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। पुलिस का क्या काम होता है? अरिकमेडु इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अरिकमेडु जो है इंडिया के कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये बताना है। तो देखो, अरिकमेडु जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? पुदुचेरी। अरिकमेडु पुदुचेरी में सिचुएटेड है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द पंचायत्स एज वेल एज फॉर द म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कितने सालों में होते हैं? तो 5 में होते हैं। हु कंपोज्ड अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट इन सब में कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। वट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर इन अ मैप। मैप में ब्लू कलर का क्या मतलब होता है? वो पानी होता है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीओ। बीडीओ की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया। इंडिया में मिनिमम एज कितनी है वोटिंग करने के लिए? 18 की आयु के बाद आप वोट कर सकते हैं। सेक्शन बी देखिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। हु इज़ अ म्यूनिसिपल काउंसलर। म्यूनिसिपल काउंसलर कौन होते हैं? तो इसका देखिए आंसर है म्यूनिसिपल काउंसलर, इसको हम इधर बढ़ा लेते हैं। तो म्यूनिसिपल काउंसलर जो है इज ऑल्सो कॉल्ड वार्ड काउंसलर हु इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वार्ड। तो म्यूनिसिपल काउंसलर को हम वार्ड काउंसलर भी बोलते हैं, जो वार्ड का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हाँ, नेक्स्ट है देखिए, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। भक्ति के मेन फीचर्स क्या हैं? राइट एनी 2 फीचर्स। तो भक्ति के जो मेन फीचर्स है उसमें से 2 आपको बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर है दोज हु फॉलोड सिस्टम ऑफ भक्ति emphasized devotion and individual worship of god and goddess rather than performance of elaborate sacrifice. According to this system of belief, if devotee worship chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. तो भक्ति में आपको क्या करना होता है? जो भी आपके deity हैं, जिनको भी आप पूज रहे हैं, पूरी श्रद्धा से पूजें और एक ही जो है ईश्वर को आप श्रद्धा से पूजेंगे तो जिस भी फॉर्म में आप चाहते हैं वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे। अब सेक्शन सी है, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो देखो, ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 1 is the block level which is called the जनपद पंचायत और पंचायत समिति. The पंचायत समिति has many ग्राम पंचायत under it. Above the पंचायत समिति is the district पंचायत और the जिला परिषद. तो क्या क्या हो गए हमारे? एक तो ग्राम पंचायत जो है वो पहला लेवल है, फिर है ब्लॉक लेवल होता है जिसको हम लोग जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, और उसके बाद होता है जिला परिषद.
नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। धम्म को इंट्रोड्यूस करके अशोक कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड अशोक। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से अशोक परेशान थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन। एम्पायर में जो हैं लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे। एंड दिस समटाइम लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। तो अलग अलग धर्मों को मानते थे ना लोग, तो इसकी वजह से कई बार ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि दिक्कतें, दंगे वंगे हो जाते थे। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। जानवरों की बलि दी जाती थी, नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंग नेबर्स। नेबर्स, फैमिली सब क्वेरल यानी कि लड़ाई झगड़े करते रहते थे। अशोक फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोक को लगा कि भाई ये एक राजा की ड्यूटी होती है ये सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करना। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। तो इसलिए उन्होंने धम्म महात्मा को अपॉइंट किया और धम्म के बारे में अच्छी शिक्षा देने के लिए वो जगह जगह घूमते थे धम्म महात्मा और लोगों को उपदेश देते थे। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर कौन कौन सी होती हैं। तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइड है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, वट आर द वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी के क्या काम होते हैं। तो इसका आंसर है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड्स को मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट्स में पटवारी का नाम अलग अलग होता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज। तो पटवारी जो है अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर। और ये जो गांव होता है ना उसमें जितनी भी लैंड होता है उसके लैंड की पूरी इन्फॉर्मेशन पटवारी रखते हैं। अब देखिए, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भोजका। ग्राम भोजका का क्या काम था। वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। ग्राम भोजका का क्या काम था और आपको क्यों लगता है कि जो ग्राम भोजका था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता था। तो ये आपको बताना है। तो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन इज नोन एज ग्राम भोजका। तो विलेज का जो हेड होता था ना उसको हम लोग ग्राम भोजका कहते थे। यूजुअली मैन फ्रॉम सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। तो वो इधर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से ग्राम भोजिका की पोजीशन बढ़ती जाती थी। हेरिडिटरी थी, एक ही परिवार में रहती थी। ग्राम भोजिका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। मतलब सबसे बड़ा जो जिसके पास ज़मीन होती थी ना सबसे ज़्यादा गांव में वही ग्राम भोजिका बन जाता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। बिसाइड as he was powerful, the king often used him to collect taxes from village. He also functioned as judge and sometime as a policeman. वो जज की तरह, पुलिसमैन की तरह, सबकी तरह एक्ट कर लेता था। गांव के झगड़े सुलझाना और राजा भी ग्राम भोजिका की ही मदद लेते थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थमस। स्ट्रेट और इस्थमस में क्या भेद होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। तो नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है स्ट्रेट, जो कि सीज या फिर ओशन को कनेक्ट करता है। और जो ये हो गया स्ट्रेट। और इस्थमस क्या होता है, अ नैरो पीस ऑफ लैंड जॉइनिंग टू बिग लैंड मासेस। तो ये होता है इस्थमस। इस्थमस लैंड का मास होता है जो, देखो ऐसा होता है जैसे कि मान लो एक ये लैंड 1 है और ये लैंड 2 है, ये दूर दूर है मगर इनके बीच में बिल्कुल ऐसी पट्टी सी जा रही है, तो ये इस्थमस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हैं, हमें थोड़ा सा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए पढ़ना है इसके, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। केरला के बारे में है, ये हमें दिख गया। अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चन, केरला इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमें स्टार्टिंग में मिल गया कि सदर्न वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो केरला इज द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चीना चट्टी। तो हम सबसे पहले चीना चट्टी ही ढूंढ लेंगे क्योंकि पूरा पूरा पैसेज पढ़ने में तो टाइम लगता है। तो इंग्लिश की तरह सॉल्व करना है कि भाई जैसे इंग्लिश के पैसेज में हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये देखो ये चीना चट्टी हमें दिखा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक लाइक द
Chinese fishing nets and are called चीना वाला. Even the utensil used for frying is called चीना चट्टी. तो चीना चट्टी क्या है? यूटेंसिल, यानी कि जिस बर्तन में फ़िश को फ्राई किया जाता है वही चीना चट्टी है. तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख देंगे कि भाई फिशिंग नेट्स यूज हेयर लुक लाइक चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला. और जो बर्तन होते हैं जिसमें फ़िश को फ्राई करते हैं उसको चीना चट्टी बोलते हैं. नेक्स्ट, हु इज़ क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. इंडिया में क्रिश्चियनिटी कौन लेकर के आया? तो क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. तो Apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो कौन लेके आया? Apostle of Christ Saint Thomas, ये लेकर के आए. ये हम लोगों ने देख लिए ये वाले क्वेश्चंस. अब हम लोग आगे देखते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. ये है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स. तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और हीट जोन इससे रिलेटेड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर? तो इक्वेटर की वैल्यू क्या दिख रही है? 0 डिग्री. इन विच हेमिस्फेयर द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड? तो देखो आर्कटिक सर्किल ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर होता है. तो आर्कटिक सर्किल हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ा हुआ हमें दिख रहा है. व्हाट इज द नेम ऑफ जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है. इनके बीच में कौन सा जोन है? तो इनके बीच में तो हमें टॉरिड जोन देखने को मिल रहा है. तो आंसर हो गया टॉरिड जोन. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 3. तो इसमें हमें फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द्रविडियन फैमिली? तो कौन कौन सी लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली में है? तो देखो द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन सा कहाँ पर दिख रहा है आपको? द्रविडियन कहीं पर दिख रहा है? यही ढूंढना होता. द्रविडियन फैमिली ये रहा. द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. अच्छा, द्रविडियन ये वाली है. तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली. तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली. ये हमारा हो गया. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंग्वेज फैमिली ऑफ नॉर्थ ईस्ट? तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी होती हैं लैंग्वेज फैमिली का नाम? आप ढूंढते हैं. तिब्बतो बर्मन फैमिली में कौन सी होती हैं? ये देखो ये रहा. दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन. तो नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं उनको हम तिब्बतो बर्मन बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए, संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन. इज़ इट ट्रू? तो हाँ भाई, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती है. यहाँ पर देखिए, संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन. ये ट्रू है, हमें देखने को मिल गया. तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोर्स बेस वाले. सेक्शन डी देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स डज शूद्र गेट अलॉन्ग What benefits does सुधा get along with her salary? सुधा को अपनी सैलरी के साथ क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सुधा जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उसको उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो सुधा इज़ अ परमानेंट वर्कर इन अ कंपनी. शी गेट्स सेवरल बेनिफिट्स अलॉन्ग विद हर सैलरी. Savings for old age. A part of her salary is kept in a fund with the government. She will earn interest on those savings. When she retires from this job, she will get this money in the form of pension. Sudha gets off Sundays and national holidays. She also gets some days as annual leave. Medical facilities for her family. The company pays Sudha's expenses up to certain amount for her and her family members. She gets medical leave if she falls ill and her salary is not cut if she takes this leave. तो मेडिकल लीव मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं और उसको सेविंग्स भी करने का मौका मिलता है. कुछ पार्ट उसका कटता है जो कि सेविंग में जाता है, फिर वो पेंशन के रूप में मिलेगा. और में है, इन व्हाट वेज परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल जॉब. तो देखो परमानेंट जॉब में काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं. परमानेंट जॉब एंड रेगुलर जॉब, an employee gets regular salary every month. Besides a regular salary, he gets other benefits such as saving for old age, holiday, medical facility for his family. Thus his job is secured. But casual workers avail no job security. Casual workers को कोई job security नहीं होती, कभी भी काम से निकाला जा सकता है. If workers complain about pay or working condition, they ask to leave. They are also expected to work for long hours. They don't get other benefits like permanent employee. तो permanent employees को बहुत ज़्यादा benefit मिलते हैं जो कि casual workers को नहीं मिलते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. तो मेजर फिजिकल डिविजन्स जो हैं वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और इलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया, एक्सप्लेन.
तो चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो हैं बुद्धिज़्म के बारे में जानने पढ़ने के लिए इंडिया आते थे। तो बुद्धिज़्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड लेटर स्प्रेड टू श्रीलंका, साउथ ईस्टवर्ड्स, थाईलैंड, म्यांमार एंड अदर पार्ट ऑफ सदर्न एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। तो इतने सारे देशों में जो है बुद्धिज़्म फैला। Theravada Buddhism, the older form of Buddhism, was more popular in these areas. This attracted many pilgrims from different part of the world to India. तो थेरावड़ा बुद्धिज़्म जो है वो इन एरियाज़ में इंडोनेशिया वगैरह में फेमस है, तो इसीलिए काफ़ी सारे इन धर्म को मानने वाले हमारे देश में आते हैं इंडिया में। फायान, Xuanzang, Yi Qin were famous Chinese pilgrims that came to India around 1600, 1400 and 1500s year ago. They came to visit places that are associated with the life of Buddha. तो ये लोग क्यों आते थे इंडिया? ऐसी जगह घूमने जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं। They also visited famous monasteries. Xuanzang, on his return to India, took statue of Buddha made of gold, silver and sandstone. Over 600 manuscripts, 50 were found, which flowed in river Indus. He spent his life translating manuscript to Chinese from Sanskrit. Fahian also collected books and statues on his return to China. तो वो इंडिया आया, काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट ले गया, जब वापस जा रहा था तो वो डूब मतलब पानी में भी बह गई थी काफ़ी सारी। फिर बाकी की लाइफ उसने सिर्फ इसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर के गया था ना, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से लिखी हुई प्रतियाँ, और फिर उसको संस्कृत से चाइनीज़ भाषा में उसने ट्रांसलेट किया था। तो ये हो गया। अब इसमें है हमारा ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, टॉपिक ऑफ कैंसर, स्टेट इन विच यू लिव और पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इंडिया के मैप में हमें ये सब चीज़ें बतानी है। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, तो ये देखो ये वाली जो जा रही है ना, ये हमारी कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर है। आप किस स्टेट में रहते हैं, जिसमें भी रहते हैं वो आप लोग मैप में बता दीजिएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से मैप आपका पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बहुत ज़्यादा, और आपका सैम्पल पेपर सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।